So, वेलकम टू ऑल इन फिजिक्स क्लास। सो चैप्टर 4 हम लोग का चल रहा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, जिसका हम लोग लेक्चर नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर पे एम्पियर सर्किटल लॉ को पूरा एक्सप्लेन किया था, उसका प्रूफ भी किया था। एम्पियर सर्किटल लॉ जैसा कि हमने बताया था आपको क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B dot dl is the mu naught times of the total current enclosed by the loop. ओके, देन इसी आप कह सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग वायर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड विद द फाइनाइट लेंथ की वायर के थ्रू निकाला था, बस उसी के स्पेशल केस में। बट हमने ये भी डिस्कस किया था अगर इनफाइनाइट लेंथ हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। बट अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ से स्पेशली किसका फाइंड आउट डायरेक्टली कर सकते हैं, किसका, इनफाइनाइट लेंथ की। ठीक है, करेंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। उसके बाद सेकंड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड। ओके, तो हम यहाँ पे सेकंड जो है डिस्कस करेंगे आपका सोलेनॉइड का। उसके बाद थर्ड जो है हम लोग डिस्कस करेंगे टोरॉइड का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड सेकेंड में एंड थर्ड में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोरॉइड। तो ओवरऑल हम सबसे पहले अब यहाँ पे इसी को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से इनफाइनाइट लेंथ के करेंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन ओके बच्चों, तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट कैरिंग वायर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। ओके, देन सपोज करते हैं यहाँ पे, सपोज ये अपना है एक इनफाइनाइट लेंथ की करेंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है। ओके, तो इसमें करंट हम एज्यूम करते हैं कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। तो इसकी करंट जैसे ही आप फ्लो करोगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा किसके अकॉर्डिंग पता करेंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका थंब किसके डायरेक्शन में, करंट, देन आपकी फिंगर्स किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से आप देखोगे, इसका इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगे। ओके, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी डायरेक्शन आप इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हो। ओके, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो अब सपोज दैट कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इससे से आपके वायर से आर डिस्टेंस पे, तो ये आर डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया P। ओके, P ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से आर डिस्टेंस पे अगर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, ये सपोज दैट ये कंडक्टिंग वायर है, इस वायर से आर डिस्टेंस पे हर जगह पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। मीन्स अगर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लिया तो 5 सेंटीमीटर आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। तो 5 सेंटीमीटर सारे पॉइंट्स अगर आप मिलाते हो तो क्या बन जाएगा, एक क्लोज पाथ बन जाएगा। जैसे आपने गॉस थ्योरम में करते थे, हम क्या एक गॉसियन सरफेस पहले हम उसका डिफाइन करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक क्लोज पाथ पहले हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो हमें सपोज दैट आर डिस्टेंस है तो आर रेडियस का एक क्या बन जाएगा आपका सर्कल, दैट मीन्स ये क्लोज पाथ जहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड उस पर हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो जिसकी वजह से अब आपने ये बना लिया आर रेडियस का एक सर्कुलर रिंग बना लिया। ओके, तो इस रिंग पे आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको हमने दिखा दिया इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं DL, इस पे सेगमेंट क्या लेंगे हम, DL। ओके, तो DL सेगमेंट की वजह से अब हम अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ क्या लिख सकते हैं, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करेंट इनक्लोज बाय दैट लूप। तो ये जो हमने लूप डिफाइन किया, इसके अंदर इनक्लोज करेंट कितनी है, I है। ओके, देन हम यहाँ पे लिख देंगे I, ये हो गई I। उसके बाद अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो बिकॉज ये B डॉट DL है तो हम इसको लिखेंगे B इंटू DL
और उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉस। अब ये सोचो कि अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख सकते हो कि डीएल जो हमने एलिमेंट लिया किसके लिए, सर्कुलर लूप पे लिया है, तो इस सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक भी कैसी है, सर्कुलर लूप में है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और आपका डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो आप इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, कॉस 0, बिकॉज थीटा की वैल्यू वहाँ से हो गई 0, इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, देन अब आपको ये चीज़ पता है यहाँ पे कि यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, उस सर्कुलर लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो जैसे बी की वैल्यू आप कांस्टेंट करते हो, देन ये बी को बाहर कर देते हैं, देन ये क्या हो जाएगा, सिर्फ बच रहा है डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1 इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में अब हम इंटीग्रेट करेंगे डीएल को इंटीग्रेट करने के लिए आप देख सकते हो ये सर्कुलर लूप है, तो डीएल एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है, तो अगर हम पूरा के लिए इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, इसका सरकमफ्रेंस के इक्वल आएगा डीएल की वैल्यू इंटीग्रेट करने में। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो सो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर हो गई यहाँ पे इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, देन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इसको डिवाइड इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। ओके, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। ओके, तो ये चीज़ हमने पिछले डेरिवेशन में जिसमें हमने फाइनाइट लेंथ लिया था, वहाँ भी हमने इस चीज़ को स्पेशल केसेस में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे बट क्या था, फॉर्मूला हमने लिखा था इनफाइनाइट लेंथ अगर उसकी ले लेते थे साइन 90 फाई की वैल्यू 90 किया था, देन उसके डेरिवेशन में रखा था, देन बी की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 आई अपान ए। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में आपने देखा था म्यू नॉट अपान 4 बाई 2 आई अपान ए, बट हमने एक यहाँ पे ए लिया हुआ है, बट यहाँ पे हमने वही चीज़ डिस्टेंस को आर लिया हुआ है। ये डिस्टेंस कितनी ले लिया हमने, आर ले लिया है, तो जिसकी वजह से उससे कोई मतलब नहीं है, बस वेरिएबल हमने वहाँ पे अलग एज्यूम किया, वहाँ पे ए एज्यूम किया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आर एज्यूम कर रहे हैं। ओके, देन अब ओवरऑल फॉर्मूला देखोगे आप तो 2 से 2 ये कैंसिल कर दे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 2a। ओके, सॉरी 2 पाई ए, तो यहाँ पे 2 पाई आर 2 पाई ए, बस यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया था बस अलग लिया था, उसकी वजह से है। ठीक है, तो दोनों वही सेम फॉर्मूला है, बट ये हमने उस मेथड दूसरे मेथड से निकाला था। फाइनाइट लेंथ में हमने स्पेशल केस किया था कि जब वो इनफाइनाइट हो तो उसकी एंगल क्या होगा, 90 हो जाएगी। अब बट यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ का स्पेशली डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, तो इस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ का हमने यूज़ किया, देन टू मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट किया। ओके, देन नेक्स्ट अब हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लेते हैं, इसी से कुछ रिलेटेड है, एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस जो है कुछ एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है, जिसमें बोल रहा है कि एक कंडक्टर है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसकी रेडियस कितनी है, आर दे रखी है इसमें। ओके, आर रेडियस दे रखा है, और इसमें जो करंट पास कर रहा है ये करंट आई पास कर रहा है, और ये करंट जो पूरे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है। ठीक है, मतलब नॉर्मली तो क्या होता है, करंट कहाँ होता है, सरफेस से फ्लो करती, बट ये स्पेशली ये बोल रहे हैं कि इस कंडक्टर आर रेडियस के इस क्रॉस सेक्शन के इस कंडक्टर से जो करंट है वो पूरा यूनिफॉर्मली पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से इस तरीके से पास कर रही है। ठीक है, तो देन आपसे अब क्वेश्चन ये है इनका कि आप इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी, बिकॉज ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। सो इसके आउटसाइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसके इनसाइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आउटसाइड के लिए निकालते हैं, तो फर्स्ट केस हम लिखेंगे यहाँ पे एट आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब अब हमने आउटसाइड में कोई पॉइंट ले लिया, सपोज ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने P ले लिया। ठीक है, अब इस P पॉइंट जो है ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इससे
इसी के r डिस्टेंस के रेडियस लेते हुए एक क्या बना लेंगे हम, इस तरीके से लूप बना लेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे ये जो लूप होगा इसमें हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम। सपोज ये कंडक्टर है, ये सपोज इस तरीके से आप कंपेयर करिए कि ये कंडक्टर है, इसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है। ओके, देन अब इसको इसके हम आउटसाइड में कह रहे थे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे आउटसाइड हमने पॉइंट ले लिया, तो ये r डिस्टेंस पे हम लेंगे सारे पॉइंट्स को, तो क्या बनेगा, एक सर्कुलर लूप बन जाएगा। ओके, तो सर्कुलर लूप लिया जहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस लूप के हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। ओके, देन तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस में आउटसाइड के लिए, आउटसाइड मीन्स r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, मीन्स ये आपकी r जो होगी ये इसके रेडियस से क्या होगी, ग्रेटर होगी आउटसाइड के केस में। देन अब आप एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा, आप देख सकते हो इस लूप के अंदर इनक्लोज करंट कितनी जा रही है, I करंट जा रही होगी, ये तो आउटर हो गया आपका सर्कल, तो उसके अंदर से करंट कितनी जा रही होगी, I। तो सो यहाँ पे हम लिख देते हैं I। देन यहाँ पे सेम तरीके से B डॉट डी एल, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B बाहर हो जाएगा, बिकॉज ये हो गया B इंटू डी एल कॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो की वैल्यू 1 है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, देन B को बाहर कर दिया, ये क्या मिल गया, B इंटीग्रेशन डी एल म्यू नॉट I। उसके बाद यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू B इंटू इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 पाई R। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी वैल्यू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I, एंड देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। तो ये तो हो गया इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ से देख सकते हो म्यू नॉट I 2 पाई सब कांस्टेंट है, मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R है, मींस इसके बाहर जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे आप जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होगी, आपकी कम होती जाएगी। ओके, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R है। अब उसके बाद हमें सेकेंड केस जो इसका डिस्कस करना है कि इसके इनसाइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, मतलब इस वायर के अंदर इनसाइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इनसाइड के लिए फाइंड आउट करने के लिए अब बच्चों देखना इनसाइड के लिए, इनसाइड में क्या होगा, R रेडियस है ये। ठीक, अब इनसाइड में एक कोई हमने पॉइंट ले लिया, ये है P डैश पॉइंट है ये। ओके, इस P डैश पॉइंट पे आपका जो डिस्टेंस है ये कितनी है, R डैश है। ये R डैश डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने P डैश ले लिया, तो आप फिर से एक सर्कुलर आपका क्लोज पाथ बना दोगे, बिकॉज R डिस्टेंस पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हमने अगर B डैश ले लिया तो हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी। तो सो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे एक सर्कुलर लूप इस तरीके से आपकी बन जाएगी, एक सर्कुलर लूप इसके इनसाइड में। ओके, ठीक, तो यहाँ पे आप अब कहोगे कि इसके अंदर से अब ये टोटल जब आपका था वायर, कंडक्टिंग वायर, ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था, उससे करंट कितनी जा रही थी, I जा रही थी। बट ये स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लेते हैं इसके अंदर, तो उससे करंट की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, I डैश ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसके थ्रू जो करंट की वैल्यू है यहाँ से जो पास हो रही होगी उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं I डैश। ओके, ये पता नहीं कितनी है, बट I डैश वहाँ पे एज्यूम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर I करंट जा रही है तो उससे कम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो उससे कम करंट जाएगी। उसका रीज़न है क्योंकि करंट जो है पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। देन अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ हम क्या लिख सकते हैं, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश। अब यहाँ पे हम करंट की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, I डैश। ओवरऑल करंट I है, बट यहाँ पे लिख रहे हैं हम कितनी, I डैश। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से ये हो जाएगा B इंटू डी एल, B डी एल कॉस जीरो, जीरो की वैल्यू 1, उसके बाद B को बाहर कर दिया तो B इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश। अब यहाँ से B की वैल्यू कितनी, B इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई R डैश। ये हो जाएगी कितनी, रेडियस, बिकॉज इसका जो सरकमफ्रेंस होगा ये छोटे सर्कल का ये कितना होगा, 2 पाई R डैश होगा, बिकॉज रेडियस हमने कितना लिया, R डैश लिया। तो B इंटू 2 पाई R डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश। देन
यहाँ से b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई डैश बाई 2 पाई आर डैश, 2 पाई आर डैश, म्यू नॉट आई डैश अपान 2 पाई आर डैश। तो यहाँ पे बच्चों करना क्या हमें कि यहाँ पे करंट सिर्फ और सिर्फ आई दिया हुआ है, मीन्स हमें आई डैश की वैल्यू फिक्स नहीं पता है कितनी है, तो हम आई डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इन द टर्म ऑफ आई, मीन्स टोटल करंट जो आई है उसके टर्म में हम आई डैश की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा यूनिट मेथड हम यूज़ करते हैं, यूनिटरी मेथड। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बिकॉज जो टोटल करंट है वो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया जा रही है, पाई आर स्क्वायर, ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना रहा होगा, ओरिजिनल वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रहा होगा, पाई आर स्क्वायर। यूनिट पाई आर स्क्वायर एरिया से आपका, यूनिट एरिया से आप कहोगे कितनी करंट जा रही है, आई एम्पियर की करंट जा रही है। ओके, ये श्योर है, हमने गिवन है क्वेश्चन में। बट ये हम कहेंगे 1 यूनिट से कितना जाएगी, 1 यूनिट एरिया से, तो आप कहोगे आई बाई पाई आर स्क्वायर एम्पियर करंट यहाँ पे जा रही होगी। ओके, 1 यूनिट एरिया से आई अपान पाई आर स्क्वायर। तो अब कितनी एरिया से करंट आई डैश जा रही है, आई डैश की वैल्यू कितने से है, पाई आर डैश स्क्वायर एरिया से है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से बनेगा ये स्मॉल सर्कल से, ये कितना होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर डैश स्क्वायर। तो हम कहेंगे पाई आर डैश स्क्वायर एरिया से जो करंट की वैल्यू है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आई डैश, और आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकॉज 1 यूनिट से आई अपान पाई आर स्क्वायर जा रही है, तो आप बोलोगे पाई आर डैश स्क्वायर एरिया से कितनी जाएगी, तो पाई आर डैश यूनिट एरिया से आप बोलोगे, इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, पाई आर डैश स्क्वायर एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आई, ये हो गया, इतनी करंट की वैल्यू आ जाएगी अपनी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसका मतलब पाई आर डैश यूनिट एरिया जो भी करंट जा रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू ओवरऑल हमारी आ गई, पाई से पाई कैंसिल, देन आर डैश स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई, ये हो गया हमारी आई डैश की वैल्यू आ गई। ओके, तो आई डैश की वैल्यू जैसे ही आ जाती है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, आई डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, कितनी है, या इसको अलग करके लिख देते हैं, म्यू नॉट अपान 2 पाई आर डैश, आर डैश है ये, म्यू नॉट अपान 2 पाई आर डैश। अब आई डैश की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो आई डैश की वैल्यू कितनी है, आर डैश स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू कितनी, ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट क्या होगा, ये देख सकते हो आप, आर डैश स्क्वायर है, यहाँ पे ओनली आर डैश है, तो ये इससे कैंसिल आउट, और यहाँ पे और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, देन म्यू नॉट अपान 2 पाई आर डैश तो कैंसिल हो चुका, देन क्या बचा हम ना, आर स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा, आई इंटू एक आर डैश यहाँ पे बच गया। तो आप देख सकते हो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डैश, क्योंकि आर डैश एक यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो एक सिंगल आर डैश यहाँ पे बच जाएगा, आर डैश अपान 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ जाती है b की वैल्यू इनसाइड के लिए। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये जो है इनसाइड में जो वैल्यू आ रही है, ये जो है, अब इसमें वेरिएबल कौन है, म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट हो गए, मीन्स रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग वायर आर, म्यू नॉट आई और 2 पाई सब क्या है, कांस्टेंट है, बट वेरिएबल कौन है, आर डैश, उसका इनसाइड में जो हमने डिस्टेंस हम जितना कम करेंगे ज़्यादा करेंगे कुछ भी हम उसका वेरिएबल कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। देन b की वैल्यू यहाँ से इसका मतलब क्या मिल के आ रही,
बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, मतलब उसके अंदर हम सेंटर से जितना ज़्यादा दूरी पे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी, जितना सेंटर के करीब आएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसमें दो फॉर्मूले हमने जो फाइंड आउट किए हैं, तो दोनों फॉर्मूले को हम अब एक साथ यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। तो जैसा कि अब ये आपको क्लियर हो गया फिगर, आप नोट कर लिए। देन अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, जैसे कि दो फॉर्मूले हमने फाइंड किया। फर्स्ट जो है आउटसाइड के लिए मीन्स R इज ग्रेटर देन R है, तब के लिए क्या था फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 2 पाई R, यह आया था फॉर्मूला आपका। ओके, देन सेकेंड था आपका इनसाइड। इनसाइड के लिए हम क्या बोलेंगे, इनसाइड में R डैश इज लेस देन R। इसमें क्या R डैश क्या है, लेस देन क्या होगी, रेडियस से ये लेस देन होगी। देन इसकी वैल्यू कितनी आई थी, B की वैल्यू B इज इक्वल टू, इस केस में हमने अभी देखिए निकाला क्या है, म्यू नॉट I अपान 2 पाई R स्क्वायर इंटू R डैश। ओके, तो इन दोनों से कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर डैश। ओके, तो इन्हीं से दोनों कंक्लूजन की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ओके, तो ग्राफ क्या होगा, हम ग्राफ बनाएंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। तो सपोज ये ग्राफ में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे हम डिस्टेंस r को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे ये r, आप सोचो कि आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो यहाँ पे r इक्वल टू r है, मीन्स r की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब इसके इस तरफ क्या है, कौन सा रीजन है, r इज लेस देन r का है, और इसके इस तरफ क्या है, r इज ग्रेटर देन r है। समझ गया। अब जैसे रेडियस सपोज 10 सेंटीमीटर है उसकी। ओके, तो देन अब आप यहाँ 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 यहाँ हुआ, तो इसका मतलब अब डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के इक्वल हो गया। अब उसके आगे जाओगे 11 12 13 14, देन ये क्या हो गया, r, मतलब अब डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन रेडियस है। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे होगी, सरफेस पे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे r आप बढ़ाते जाओगे b की वैल्यू बढ़ती जाएगी इनसाइड में, तो जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते सरफेस तक पहुँचेगी तो मैक्सिमम होगा उसके बाद, क्योंकि ये क्या होगा, डिस्टेंस से के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, उसके सरफेस पे होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी कंडक्टिंग वायर के सरफेस पे होगी। तो सो हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन उसके लिए हम यहाँ पे मैक्सिमम ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और कहाँ पे हो रही, एट द सरफेस, मीन्स r इक्वल टू r पे। तो r इक्वल टू r पे हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे। तो यहाँ तक के लिए वेरिएशन जो है कैसा होगा, देख सकते हो आप कि अंदर से लेके सरफेस तक कैसा हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो ग्राफ कैसा हमारा, स्ट्रेट लाइन है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r का ग्राफ है ये। ठीक है, ये आप डॉटेड रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि उसके बाहर कितना हो रहा है, मीन्स सरफेस के बाद अब r की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो मीन्स आउटसाइड हो गया। तो आउटसाइड में क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो हमारा इस तरीके से मूव करता है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। ओवरऑल ये इस तरीके से वेरिएशन हो रहा और ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाएगा। ओके, देन इस तरीके से कंप्लीट टॉपिक है। अब नेक्स्ट हम इसका मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आपका सोलेनॉइड। देन ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोलेनॉइड को देखते हैं, क्या चीज़ होती है सोलेनॉइड। तो क्लास 10 में भी पढ़ा होगा सोलेनॉइड को लेके। क्या होता है कि एक कोई आपका सिलेंड्रिकल बेस है, सपोज ये सिलेंड्रिकल बेस है। इस सिलेंड्रिकल बेस पे अगर हम इंसुलेटिंग कॉपर वायर को इस तरीके से यहाँ पे उंड कर देते हैं, देन इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो सोलेनॉइड सिंपली क्या होता है, आपका कॉइल कंसिस्टिंग, ठीक है,
एक आपका कॉइल कंसिस्ट करता है जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये सारे क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। एक जैसे आप देख सकते हो कि ये सर्कुलर एक कॉइल हो गई फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे होते हैं। बट यहाँ पे इनकी कंडीशन ये है कि ये क्लोजली पैक्ड आपके कॉइल होते हैं, करंट कैरिंग कॉइल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका सोलेनॉइड बोलते हैं। अब इस सोलेनॉइड में क्या होता है कि अगर अंदर कोई भी बेस नहीं है तो मतलब इसको क्या बोलेंगे? एयर सोलेनॉइड। और अंदर हम क्या करते हैं? आयरन कोर अगर लगा देते हैं तो इसकी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। ओके, इसका मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसके पहले इसके और कुछ फैक्ट्स हैं हम जान लेते हैं। जैसे इसमें करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, यहाँ से ऐसे करंट इंटर की, इस तरीके से यहाँ पे करंट मूव करते हुए यहाँ पे बाहर निकल गई। अब यहाँ पे सपोज ये सेल लगा हुआ है, तो आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन इसके निकालने के लिए क्या होता है, आप थंब रूल का यूज़ कर सकते हो। थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आप अपने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में करो, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन में आप जैसे ही फिंगर्स को करते हो तो आपका थंब जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को, या ये कहो कि उसके नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ये एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, इसको अगर हम बार मैग्नेट से कंपेयर करें तो बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है? साउथ पोल होता है। उसी तरीके से आपका जो सोलेनॉइड भी है ये भी एक क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इसमें भी नॉर्थ पोल होगा और क्या होगा? साउथ पोल होगा। तो इसका जो नॉर्थ पोल हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि नॉर्थ पता हो जाए तो साउथ ऑलरेडी हम बता देंगे, दूसरा एंड क्या होगा? साउथ होगा। तो नॉर्थ पता करने के लिए क्या करते हैं हम, जो करंट की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में अगर सपोज करिए करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करंट यहाँ जा रही है, तो करंट डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को अगर हम करें तो हमारी थंब किस तरफ आ रही है? इस तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड में। सो इसी तरफ इसका नॉर्थ होगा और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा, ठीक। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होंगी? आप कहोगे नॉर्थ से किधर जाती मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स? साउथ की तरफ। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसकी ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसकी ट्रेवल करेंगी। एकदम सेम आपको याद होगा कि बार मैग्नेट का भी इसी एकदम सेम शेप होता है मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे इसमें भी क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ ऐसे। और इनसाइड में क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ। ओके, देन अब इसके दूसरा फैक्ट हम देखते हैं कि इसके जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये सोलेनॉइड के अंदर जो स्पेस है इसमें, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आप देख सकते हो बहुत ही क्लोज में होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बहुत ही स्ट्रांग होगा। बट इसके आउटसाइड में यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं? बहुत ही ह्यूज स्पेस में क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, बट जैसे ये बाहर जाती हैं तो वहाँ पे क्या होती है? बहुत ही वाइड स्पेस में क्या होती है? ये स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही स्मॉल हो जाती है। किसके? सोलेनॉइड के जस्ट आउटसाइड। तो इसीलिए हम यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक्सटर्नल स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये स्मॉल होने की वजह से इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मीन्स इसका जो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ये जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, उसके रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल बहुत स्मॉल होती है, जिसको हम जीरो के बराबर कर देते हैं। मीन्स उसको हम एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दें। तो आगे के डेरिवेशन में हम ये चीज़ एज्यूम करके रखेंगे कि इसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जो सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होती है? इसके इनसाइड में, मीन्स सोलेनॉइड के इस अंदर वाले पार्ट में। ओके, देन अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं यहाँ पे एक सोलेनॉइड हम एज्यूम करते हैं जिसमें इस तरीके से इंसुलेटेड कॉपर वायर लिपटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप सोर्स लगा सकते हो, सेल या जो भी कुछ है, जिससे यहाँ पे करंट मिल रहा है इसको। तो करंट यहाँ पे इस तरीके से पास ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल। ओके,
अब हमें करना क्या, मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया कि आपको जब भी एम्पियर सर्कुलर लॉ हम अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक लूप बनाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का एक क्या बनाते हैं, लूप बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लूप जो बनाएंगे ये कैसा बनाएंगे, रेक्टेंगुलर। तो आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से रेक्टेंगुलर एक हमने लूप बना लिया ऐसे। ये हमने एक रेक्टेंगुलर, जैसे आपने इनफाइनाइट लेंथ की जो वायर लिया उसके क्रॉस में क्या बनाया, सर्कुलर बनाया, उसी तरीके से यहाँ पे कैसा बनाएंगे हम, रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे, ठीक है। जिसकी अगर हम नेमिंग कर दें तो लूप बन रहा हमारा A B C एंड ये हो गया D। इधर नॉर्थ पोल है, इधर है आपका साउथ पोल है। तो ये आपका एक लूप बन रहा है। अब इस लूप में आप देखोगे बाहर क्या लिख दोगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0, बिकॉज अभी हमने आपको क्लियर किया कि बाहर हम क्या लेने वाले, मैग्नेटिक फील्ड को 0 लेने वाले, बिकॉज ये बहुत ही स्मॉल होती है, उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे। बट इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर जो होगी मैग्नेटिक फील्ड B होगी, ओके। एंड नेक्स्ट इस पे जो आप देख सकते हो ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर यहाँ पे वुंड हुआ है, तो इसके नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में उसको स्मॉल n कर लेते हैं, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, ओके। मीन्स अगर सपोज दैट आपका 2 मीटर लेंथ का सोलेनाइड है और उसमें टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है 100 है, तो आप कहोगे 1 मीटर लेंथ पे कितना होगा, तो आप कहोगे 100 टोटल लेंथ पे 2 मीटर पे, तो 1 मीटर पे 50 हो जाएगा, ओके। तो 50 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स स्मॉल n की वैल्यू। तो हमने ये एज्यूम किया कि स्मॉल n लेंथ इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, और इस सोलेनाइड की जो लेंथ है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं L है, L लेंथ की ये आपकी सोलेनाइड है, ओके। देन अब यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं किस तरीके से हम इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आते हैं करंट I। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं करंट हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे I करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो I करंट जब ये फ्लो करेगी तो यहाँ पे जब जितने टर्न्स हो जाएंगे, तो लूप में आप सिर्फ लूप को कंसीडर करिए, लूप में। तो अगर आप कह रहे हैं सपोज दैट 5 टर्न्स हैं, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 5 टाइम्स हो जाएगी ना, क्योंकि एक टर्न में करंट कितनी, 1 टर्न में I करंट है, तो 5 टर्न में कितनी होगी, 5I। तो अगर यहाँ पे हम कहें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, ठीक है, ये तो स्मॉल n क्या लिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बट अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n ले लें तो n इंटू I हो जाएगा कि नहीं, ओके। तो देन इसमें जो लूप के अंदर इनक्लोज्ड आप कहोगे बोल सकते हो कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स करंट होगी, तो क्या हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ द करंट इन ईच कॉइल, ओके। तो n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसको n कर लेते हैं, n इंटू I। आप ध्यान दीजिएगा इसमें करंट की वैल्यू NI क्यों किया, क्योंकि लूप में n टर्न है, टोटल कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो उसी को हम एक टर्न्स में कितनी करंट I, तो टोटल कितने करंट हो जाएगी, n इंटू I। तो n की वैल्यू अब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिकॉज स्मॉल n इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख सकते हैं n बाई L। क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के लिए कितनी हो गई, स्मॉल n। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल N बाई L। मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी, पर यूनिट लेंथ क्या नंबर आ जाएगा। देन अब यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो अब देखते हैं इस लूप में, लूप देख सकते हो आप क्या है, ABCD। तो आपका पूरे लूप को हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे फॉर द लूप, क्लोज लूप ABCD लूप के लिए, ABCD A लूप पूरा, ये कंप्लीट लूप को हम इंटीग्रेट करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NI, ओके। तो सबसे पहले इस लूप बिकॉज कॉन्टिन्यूअस नहीं ब्रेक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं इंटीग्रेशन को। तो हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा, सबसे पहले हम A से B के लिए ब्रेक करते हैं, A टू B, B डॉट dl, प्लस उसके बाद फिर क्या है, B टू C। नेक्स्ट लेंगे हम B टू C के लिए इंटीग्रेट करेंगे, B डॉट dl, प्लस फिर क्या है, C टू D, देन C टू D B डॉट dl,
फिर प्लस, उसके बाद C to D, A to B, B to C एंड C to D, देन D to A, ओके, D to A, D to A, B dot DL इज इक्वल टू, अब हम ये पूरा इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को ब्रेक किया हुआ है। देन इक्वल टू किसके है, म्यू नॉट एन आई, जहाँ से n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन एल, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना म्यू नॉट एन आई की जगह पे, n की जगह आप कैपिटल इसमें स्मॉल एन एल लिख सकते हैं, देन एन एल आई, ये हो जाएगा वैल्यू। उसके बाद अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए टू बी, ए से बी के लिए आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, हमने अभी आपको डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से निकल के यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आउटवर्ड होगी, और यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये देख सकते हो आप 90 डिग्री। ए बी सेगमेंट जो आपने लिया, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ए टू बी के लिए ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 90, ओके, कॉस 90 यहाँ रख देंगे, प्लस फिर से हम करेंगे अब इसके आगे नेक्स्ट बी डी एल सी डी के लिए, तो सी से सॉरी बी टू सी आप देख सकते हो बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बी टू सी के लिए ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज हम यहाँ बी की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करते हो, उसके बाद आप कुछ भी और भी कोई वैल्यू पुट करते हो, देन ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आ जाएगी। उसके बाद हम आते हैं सी टू डी में भी देख सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऐसे इनसाइड होगी, यहाँ पे ऐसे इधर से ऐसे निकल के क्या होगी, ऐसे इधर से इंटर कर रही हुई, इधर से ये इंटर करी और सी टू डी इधर है, तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ, तो आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे, बी डी एल कॉस 90, ओके, सी टू डी, प्लस अब हम आते हैं यहाँ पे डी टू ए, डी से ए की तरफ, अब डी से ए की तरफ आप देख रहे हो आपने कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ डायरेक्शन, ऐसे अंदर की ओर, इसी डायरेक्शन में है, तो डी एल इस पर जब हम सेगमेंट लेंगे तो आप कह सकते हो ये जो एडी सेगमेंट है इसका और मैग्नेटिक फील्ड ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सो यहाँ पे हो जाएगा ये बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो। उसके बाद देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये इसको इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में तो आप देख सकते हो cos 90 है, यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ओवरऑल ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और ये ऑलरेडी जीरो, प्लस इस एक्सप्रेशन में भी cos 90 आ जा रहा है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जीरो, प्लस इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे cos जीरो है, तो मतलब इसकी वैल्यू 1 और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इस पूरे आप कहोगे डी ए जो है सेगमेंट के अलोंग जो होगी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मीन्स सोलेनॉइड के अंदर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो सो हम बी को बाहर कर देते हैं, देन बच क्या रहा हमारा डी एल इज इक्वल टू cos जीरो की वैल्यू 1 रख दिया हमने, देन ये हो जाएगा म्यू नॉट एन एल आई, ओके। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी एल क्या है, एक छोटा सा सेगमेंट मान लीजिए हमने इस पे लिया है, तो टोटल लेंथ तो हम के ये डी ए की लेंथ जो होगी किसके बराबर होगी, एल के बराबर होगी, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यल से यल ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, देन हमारे बी की वैल्यू जो आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ये हमारा आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन। ये यहाँ पे हमने ये किनारे लिख दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ म्यू नॉट तो आपको पता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, उसके बाद एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसमें स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई डिवाइडेड बाई लेंथ,
ओके। आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। ओके, तो इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई B = म्यू नॉट N I। देन हम थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें देखते हैं, स्पेशल केसेस कुछ देखते हैं। केस फर्स्ट, सब यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है कि अभी ये एयर सोलेनॉइड है, मींस इसके जो कॉइल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे क्या है, एयर है। अब वहाँ पे आयरन कोर अगर फिल कर दे तो क्या होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सोलेनॉइड विथ आयरन कोर। तो आयरन कोर जैसे ही हम फिल करेंगे देन मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू जो हो जाएगी B = आप लिख सकते हो म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर क्या है, उस आयरन कोर की जो है रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द आयरन कोर। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पे K क्या होता था, रिलेटिव वैल्यू होती थी, रिलेटिव परमिटिविटी होती थी। तो उसी तरीके से म्यू आर यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि एक आयरन कोर क्या एक मीडियम आ गया वहाँ पे। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, उसके बाद क्या है N I, ये वैल्यू हो जाएगी उस केस में जहाँ पे म्यू आर क्या होगा, आयरन की रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, देन नेक्स्ट केस 2। केस सेकेंड में हम लोग क्या है कि हम कहते हैं किसी इंड पे अगर हम जैसे सपोज A इंड पे या उसके जस्ट अपोजिट इंड, किसी इंड पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो कितनी होगी, बिकॉज ये तो इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। तो अब हम इसके इंड के क्रॉस देखें तो मैग्नेटिक फील्ड नियर द इंड के क्रॉस क्या होगी, तो इंड के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो होगी टोटल जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जस्ट हाफ हो जाएगी। तो आप कहोगे इसका हाफ होने का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ द एयर सोलेनॉइड अगर लें, एयर सोलेनॉइड लें तो कितने हो जाएगा, म्यू नॉट N I हो जाएगा। ओके, तो एयर सोलेनॉइड के लिए ये फॉर्मूला, अगर आपका कोई किसी मीडियम आयरन कोर रखा या कोई और मीडियम उसके अंदर है तो उसके लिए यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर कोई भी मीडियम लेंगे उस मीडियम का क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी N I। इस तरीके से आपका सोलेनॉइड का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दिन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोराइड। अब देखते हैं सोलेनॉइड के बाद टोराइड क्या चीज़ होती है। तो टोराइड सिंपली कुछ भी नहीं है, आप कहोगे जब भी हम सोलेनॉइड को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, मीन्स सर्कुलर फॉर्म में कर दो उसी सोलेनॉइड को तो क्या बन जाते हैं, वो टोराइड बोल जाता है, ठीक है। तो टोराइड का शेप कैसे बनाएंगे हम, जैसे अब ये इस तरीके से सोलेनॉइड क्या होता था, एकदम से लीनियर में स्ट्रेट होता था, बट इसी को अब हम सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देने वाले हैं, ठीक है। तो सर्कुलर फॉर्म में अगर हम बेंड करते हैं ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, टोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो टोराइड में क्या होता है कि एक्चुअली में ये जो आपका वायर देख रहे हो ये एक सर्कुलर कॉइल ही है, बट ये किस शेप में बन गए, आपके सर्कुलर शेप में बन गए। और यही अगर स्ट्रेट होता तो इसी को क्या बोलते थे हम, सोलेनॉइड बोलते थे, ठीक है। तो अब ये सर्कुलर शेप में जब हम बना देते हैं तो इसके सारे सेंटर जितने भी कॉइल हैं सारे सेंटर्स को मिलाएंगे तो एक सर्कल इस तरीके से फॉर्म हो जाता है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस सर्कल का सेंटर जो है इस टोराइड का सेंटर कहलाता है, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया O। अब सपोज करते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, R है, ओके। इस टोराइड का रेडियस क्या हो गया, R हो गया। और इसमें फिर से वही, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I, और I करंट इस तरीके से यहाँ फ्लो करते हुए यहाँ से फिर यहाँ से वापस हो जाती है ये करंट I की I हो गई यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक एज्यूम करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितनी है, N है, ठीक। तो अब इस टोराइड के अंदर स्पेस में ये आप देख सकते हो ये सर्कुलर कॉइल्स हैं, इसके अंदर स्पेस में हम क्या निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम वही सेम करते हैं। और एक चीज़ और, N की वैल्यू अगर हमें डिफाइन करना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर N है तो स्मॉल n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N अपॉन
पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे अब लेंथ हम इसके सरकमफ्रेंस की हेल्प से निकालेंगे, ओके, बिकॉज रेडियस गिवन है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर तो हम स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल N बाई 2 पाई आर, मीन्स ये टोटल लेंथ हो गई। वहाँ पे हम लेंथ L यूज़ करते थे, बट लेंथ की जगह पे हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस यूज़ करेंगे बिकॉज ये सर्कुलर शेप में है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N अपान 2 पाई आर हो जाएगी, ओके। देन n की वैल्यू अगर यहाँ से लिखें तो 2 पाई आर इंटू एन हो जाएगी यहाँ पे, n इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एन। देन अब हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ जाएगी, टोटल करंट कितनी हो जाएगी n टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज जो हमने ये लूप लिया है यही लूप है आपकी जिसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके इनसाइड में ये आप देख सकते हो टोरॉइडल सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमने लूप बना लिया, ठीक है, r रेडियस का, जिसका लूप क्या है r रेडियस का है। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू आई, टोटल करंट की वैल्यू n इंटू आई। उसका रीजन क्या है कि बिकॉज यहाँ पे करंट की वैल्यू जो होगी एक कॉइल में कितनी आई है, तो इसके अंदर कितने हैं टोटल टर्न्स आ जाएंगे, n टर्न्स आएंगे तो n आई हो जाएगी, ओके। देन हो गई n आई। अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा B डी एल कॉस 0। अब आप B डी एल कॉस 0, तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड और डी एल मतलब ये जो हमने क्लोज पाथ लिया दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसके अंदर इस तरीके से इनसाइड में सब डायरेक्शन सेम होगी सर्कुलर लूप में ही। तो क्या हो जाएगा ये cos 0 म्यू नॉट। अब यहाँ पे अब इसको हम n ही रखते हैं, n आई। b को बाहर कर दिया एंड dl का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई r आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी b इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें इसकी तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई r n आई, ओके। सॉरी यहाँ पे r की वैल्यू हम कैपिटल ही रखेंगे बिकॉज ये पूरा यही सेम आप कहोगे जो रेडियस हमने इसके लिए लिया वही क्लोज पाथ सेम, दोनों क्लोज पाथ और उसका जो हमने लूप का लिया है इसके अंदर का पार्ट वो दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो देन आप कहोगे b इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट 2 पाई आर n आई। n की वैल्यू यहाँ से हमने इसकी रख दी, n की वैल्यू 2 पाई आर n। तो आप देख सकते हो 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया कैंसिल हो गया। देन b की वैल्यू आ गई कितनी म्यू नॉट n आई। तो आप देख सकते हो दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है सेम आती है, ठीक है, चाहे वो टोरॉइडल सोलेनॉइड हो चाहे ये क्या हो आपका नॉर्मल सोलेनॉइड हो या टोरॉइडल सोलेनॉइड हो, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इसके आउटसाइड में जो भी स्पेस है ना वैकेंट स्पेस है, जैसे इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी लूप बना भी लेते हैं तो यहाँ पे आप सोचो करंट की वैल्यू इनक्लोज करंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी 0, मीन्स I की वैल्यू 0। अब इसमें अगर हम I की वैल्यू 0 कर दे तो B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। जैसे हम गॉस थ्योरम में पढ़ते थे कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0। उसी तरीके से तो इसके जो ये स्पेस है ये तो हमने यहाँ पे इसके अंदर इस टोरॉइड सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाली। अब अगर हम कहें इसके जो वैकेंट स्पेस है यहाँ पे ये इसके बीच में या बाहर दोनों जगह पे, तो वैकेंट स्पेस जो इसके अंदर है तो वहाँ पे अगर हम इसका अगर लूप बनाए भी ऐसे तो लूप के अंदर कोई करंट आ रही क्या, कोई करंट इनक्लोज नहीं हो रही। सो I 0 देन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0। और आउटसाइड में भी क्या होती है, अगर आउटसाइड में अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसका देखना भी चाहें इसके आउटसाइड में, तो आउटसाइड में अगर हम एक सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक लूप बनाएंगे उस लूप का रेडियस r रखेंगे। अब वहाँ पे अगर हम देखें तो जितनी इस लूप में अगर देखें ये पूरा बड़ा वाला लूप आप देख सकते हो, इसमें जितनी करंट इंटर कर रही है उतनी करंट क्या कर रही है वापस हो जा रही है, मतलब टोटल करंट क्या हो रही है 0। तो फिर टोटल करंट 0 होते ही क्या हो जाएगा B की वैल्यू यहाँ से एम्पियर सर्कुलर लॉ से हम क्या लिख सकते हैं 0 हो जाएगी, ओके। तो देन इसके सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पार्ट आप देख सकते हो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी B की वैल्यू म्यू नॉट n आई, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है कैपिटल N बाई 2 पाई r, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ आपका कंप्लीट होता है।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक न्यू लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।